नमस्कार, हरियाणा न्यूज पर लगातार आप हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र की महा कवरेज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा दत्ता। इस महा कवरेज में तमाम पार्टियों के क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं, पक्ष विपक्ष में किस तरीके की तीखी बहस होगी और क्या सेशन चलने दिया जाएगा विपक्ष की तरफ से, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि तमाम मुद्दों को लेकर हमने ग्राउंड पर कांग्रेस पार्टी को प्रदर्शन करते देखा। ग्राउंड पर कांग्रेस पार्टी एक होकर लगातार सरकार से सवाल पूछने का काम कर रही है। अब मॉनसून सत्र है, ऐसे में कितना हंगामेदार रहने वाला है, कांग्रेस की क्या कुछ तैयारियां हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत जस्सी पेटवार साहब का, कांग्रेस विधायक है नारनौल से। जस्सी जी, क्या प्लानिंग है? मॉनसून सत्र चलने देंगे आप लोग कि सिर्फ और सिर्फ हंगामा ही देखने को मिलेगा इस बार? नहीं, कांग्रेस तो चाहती है, हम तो चाहते हैं कि सेशन चले और सरकार जो समस्याएं हैं उनका समाधान करे। लेकिन सरकार केवल झूठे वायदे करके या सरकार जवाबदेही से भागेगी तो भागने थोड़ी देंगे। सरकार को अब जैसे कोई भी हम काम रोको प्रस्ताव लेके आ रहे हैं या कोई कॉलिंग अटेंशन हम लगा रहे हैं या जो क्वेश्चन हमने लगाए हैं, अगर सरकार उनका जवाब संतुष्टजनक नहीं देगी तो सरकार की फिर सेशन किस लिए है? सेशन इसलिए है ना कि सरकार संतोषजनक जवाब दे, जिससे देश प्रदेश की जो जनता है वो उसको लगे कि हाँ कि सरकार की कोई जवाबदेही है, सरकार जिम्मेदारी से भाग नहीं रही है, तो सेशन भी चलेगा। सरकार कह रही है कि हम तो पूरी तैयारी के साथ हैं, विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब हमारे पास अच्छे से तैयार हैं, पूरा होमवर्क हमने कर लिया है, कांग्रेस को आईना दिखाने का भी काम करेंगे और कड़े जवाब भी तैयार हैं। लेकिन जवाब सुनने के लिए कांग्रेस के नेता रहते ही नहीं सदन में, तुरंत भाग जाते हैं। देखिए प्रतिमा जी, मैं एक बात कहूँगा, आईना कांग्रेस को नहीं दिखाना है, आईना प्रदेश की जनता को दिखाना है। प्रदेश की जनता को ये बताएं कि जो आज जो इस प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में 10 साल में 30 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, वो क्यों हुए? ये देश की जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे जो युवा हैं, वो जवाब चाहते हैं। प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि जो आज जो हालात बने हुए हैं, जल भराव के कारण, बाढ़ के कारण बने हुए हैं और सरकार ने गिरदावरी तक के आदेश नहीं दिए हैं, किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, वो उसके ऊपर सरकार का क्या जवाबदेही है, क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि जो आज सफाई कर्मचारी जो हड़ताल पे बैठे हैं और जो शहरों में, जो गांव में बुरा हाल हो गया है, कूड़े के, पॉलीथीन के ढेर लगे हुए हैं, सड़कों पे निकलना दुर्भर हो गया है आम जनता का, उन सफाई कर्मचारियों के लिए सरकार के पास क्या व्यवस्था है? जो तमाम मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, इन तमाम मुद्दों के बारे में जब सत्ता पक्ष से जवाब मांगा जाता है तो वो कहते हैं इसमें तो कांग्रेस की खामी है। यहाँ तक कि गुरुग्राम में जलभराव का जिक्र हम सबसे पहले कर लेते हैं, क्योंकि इतना भयंकर जलभराव, इतना ट्रैफिक जैम, छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर फंसे हुए हमने 7-7, 8-8 घंटे तक देखे। उसके बाद तुरंत केंद्रीय राज्य मंत्री पहुंचते हैं चंडीगढ़, सीएम आवास नायब सिंह सैनी साहब से मिलने के लिए आते हैं। जब मीडिया से बातचीत करते हैं तो ये कहते हैं कि कांग्रेस की वजह से ये हुआ है, क्योंकि कांग्रेस ने ढंग से प्लानिंग नहीं की जब सत्ता में थी। तो गुरुग्राम का जलभराव, महाजाम, ये सब कुछ हम मान लें कि ये कांग्रेस की गलती है। कमजोर लोग हमेशा भूतकाल की बात करते हैं, कमजोर लोग हमेशा अपनी जवाबदेही से भागते हैं और कमजोर लोग हमेशा दूसरों के ऊपर आरोप लगाने का काम करते हैं। 12 साल हो गए माशे जी, 12 साल से निकलिए इस जाल से बाहर कि कांग्रेस ने ये कर दिया। 12 साल बहुत बड़ा अरसा होता है किसी भी सरकार को समझने के लिए, किसी भी सरकार को चलाने के लिए, किसी भी सरकार के सिस्टम को समझने के लिए 2 साल काफ़ी होते हैं। 12 साल से देश और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और 12 साल पहले अगर आपने कभी गुड़गांव के ऐसे हालात देखे हो तो मैं मान लूंगा, आप मेरे को कोई 12 साल पहले का कोई वीडियो फोटो मुझे दे दीजिए। तो मतलब आज जो हालात बने हुए हैं फिलहाल, जो गुड़गांव, फरीदाबाद, जो दिल्ली, जो हालात बने हुए हैं, जैसे गुड़गांव फरीदाबाद ले लीजिए जो हरियाणा में है, और गुड़गांव फरीदाबाद को छोड़ दीजिए, मेरी विधानसभा के गांव ले लीजिए। मैं गांव बता देता हूँ, उगाड़न, पुट्ठी, बड़छप्पर, मोड़ा, बास, खरबड़ा, पेटवाड़, डाटा, गुराना, सिंहवाड़ा, गांव में पानी भरा हुआ है। अब बार बार आप कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराओगे तो आप 12 साल से क्या कर रहे हो?
ये कोई जनाजा तो है नहीं, कोई अर्थी तो है नहीं जिससे आप उठ नहीं सकते। नहीं, फिर आपको बताएंगे कि आपकी सरकार में कैसे पर्ची खर्ची से आप लोग नौकरी देते थे। जो फोन आ जाता था, प्रेशर हो जाता था, नेताओं के कोटे होते थे, उसके हिसाब से आप लोग नौकरी देंगे, क्योंकि आपके खुद के नेताओं ने ये मौका दे दिया ना ऐसे ऐसे बयान देके कि हमारी सरकार आ गई तो हमारा इतना कोटा होगा, हम अपने घर भरेंगे, अपने रिश्तेदारों के घर भरेंगे। ये तमाम बातें तो कांग्रेस के नेताओं ने ही कही और बीजेपी तो उसको भुनाने का काम कर रही है। देखिए प्रतिमा जी, मैं किसी व्यक्ति विशेष के बयानों पे तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आज आपको एक बड़ी दिलदार और बड़ी दमदार बात आपको बताता हूँ। और मैंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री के मुंह पे बोलते उस बात को सुना था, जब नायब सैनी जी ने कहा कि आपकी सरकार में तो पर्ची खर्ची चलती थी, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़े दबंग आवाज में एक बात कही कि नायब जी, अगर मेरी सरकार में कोई ऐसी चीज थी तो मेरे ऊपर केस करो, मुझे गिरफ्तार करो। सही बात है, अगर कांग्रेस के समय गलत था तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर केस दर्ज करो, उनको गिरफ्तार करवाओ। लेकिन जो आंकड़े हैं, जो सच्चाई है, उसे कोई ताकत छिपा नहीं सकती। झूठ बोल करके नहीं उस सच को छिपाया जा सकता, और लच्छेदार भाषणों से उस सच को नहीं छिपाया जा सकता। एक भी भर्ती कांग्रेस के समय कोर्ट में चैलेंज नहीं हुई, आज हर भर्ती कोर्ट में चैलेंज हो रही है। बताइए कौशल का क्या सिस्टम है, कैसे किस तरीके से इसकी भर्ती हो रही है, क्या नोटिफिकेशन आता है, क्या किसी को पता चलता है कि आज हरियाणा में कौशल रोजगार की वैकेंसीज निकलेंगी, कोई सिस्टम नहीं, क्या इसमें रिजर्वेशन है, क्या सिस्टम है, ये सब क्या है। एचकेआरएन बिल्कुल फर्जी तरीके से काम करता है। ये एक प्राइवेट कंपनी है। एचकेआरएन में जितने लोगों को लगाया गया, हमारी मांग है और हम विधानसभा में बड़ी प्रमुखता से एचकेआरएन का मुद्दा उठाएंगे कि एचकेआरएन में लगे जितने कर्मचारी उन सबको तो पक्का किया जाए और इस एचकेआरएन की प्राइवेट कंपनी को बंद किया जाए। पूरे प्रदेश में हवा भी थी कि भाई अब कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। आपकी अगर सरकार नहीं आई तो सिर्फ ये कारण तो नहीं हो सकते, आपके पार्टी के इंटरनल नहीं है, आपकी पार्टी के इंटरनल कारण भी बहुत सारे होंगे, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। उसमें सबसे ज्यादा विलेन अगर कोई किसी को देखता है तो एक आप भी हैं। कोई बात नहीं, मैंने तो कोई ऐसा बयान अपने मुंह से दिया ही नहीं। कोई साबित कर दे कि जस्सी पेटवाड़ ने 1 इंच बोला। कुलदीप शर्मा जी जो आज बड़े भगत सिंह बने फिर रहे हैं, कुलदीप शर्मा जी ने कहा कि पर्ची इतनी नौकरी बांटे आएंगे, मैं आपको इतनी नौकरियां देने का काम करूंगा। आज जो असंध से हमारे प्रत्याशी रहे, वो भी पूरा दिन बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसने हरा दिया, शमशेर सिंह होगी, उसने हरा दिया, ये करा दिया। अरे तुम खुद के बयान देखो ना, जो कह रहे हो पहले अपना घर भरूंगा, फिर रिश्तेदारों का भरूंगा, फिर करूंगा, ऐसे बयान दे करके लोग आपको वोट देंगे। तो इस तरीके की बयानबाजी। और सुनो, अगर जस्सी पेटवाड़ के मुंह से एक शब्द इस तरीके के बयान का निकला होगा ना, मेरे मुंह से गलत बयान निकला होगा, आज ही इस्तीफा देता हूँ। लेके आओ ना, ऐसे कहने से क्या होता है। मतलब ऐसे नेताओं की वजह से कांग्रेस का भट्टा बैठा, ऐसे बयानों की वजह से हमें नुकसान हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। उसमें नीरज शर्मा भी 100%, ये उनका बयान भी बहुत गलत था। 50 वोट 1 नौकरी, कोई मंडी थोड़ी सजी है ये। पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार दिया है कांग्रेस ने पहले भी। नहीं तो ऐसे क्या हुआ है क्या, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस ही शेयर कर रहे होंगे। अगर भरे मंच से खड़े होकर बोल रहे हैं तमाम लोगों के सामने कि भाई हम जीत जाएंगे, सरकार आ रही है, इतने वोट पे इतनी नौकरी, तो कुछ तो ये चीज हुई होगी ना पहले कभी आपकी सरकार जब रही हरियाणा में, तो ये चीज चली आ रही थी क्या। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं फैक्ट्स की बात करता हूँ, बेफजूली बातों में मैं जाता नहीं। मैंने अभी आपको बोला है, एक भी कांग्रेस के समय भर्ती कोर्ट में चैलेंज नहीं हुई, इसका मतलब सब सही था। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी चेयरमैन को सजा नहीं हुई, कोई एफआईआर नहीं हुई, तो इसका मतलब सब सही था। इतना बड़ा ठप्पा जब आप पे लग गया कि भाई हर नौकरी को बेचने का कांग्रेस ने काम किया, तो मतलब ये माइंडसेट आप नहीं बदल पाए, मतलब या फिर कांग्रेस या फिर बीजेपी ने जो प्रचार किया आप लोगों के अगेंस्ट, उनका प्रचार इतना स्ट्रांग था, उनका नैरेटिव इतना स्ट्रांग था कि आप लोगों के पास कोई काउंटर नहीं था उसके लिए। देखिए, मैनेजमेंट 100% बीजेपी ने अच्छी की, हमने हमारी पार्टी ने नहीं की, ये मुख्य कारण है। इसमें सब कारण आ जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है ना जस्सी जी, देखिए आप लोग, चलिए ठीक है, गलती हो गई, 1 बार हो गई, 2 बार हो गई, तीसरी बार भी हो गई, तीसरी बार भी सत्ता से जाने के बाद अभी भी कांग्रेस के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई एकजुट होकर रहना पड़ेगा। हम एकजुट नहीं होंगे, खुद ही मीडिया में आके कांग्रेस के दूसरे नेताओं को गालियां देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कांग्रेस कैसे ग्राउंड पे जाके लोगों को कह पाएगी कि हम चुनावी मैदान में हैं, हम एक साथ हैं, कांग्रेस को वोट दो। कितने तो धड़े बन गए। कांग्रेस एक है, आपने कहाँ सुना कि कांग्रेस बटी हुई है। वो कुलदीप शर्मा वाली कांग्रेस अलग है, चौधरी वीरेंद्र वाली कांग्रेस अलग है। कोई एक बार आदमी जीत जाए
गलती से एक बार जीत जाए और कोई स्पीकर बन जाए तो कोई वो नेता थोड़े ही बन जाता है। हार देखो ना कितना कितने बड़े बड़े अंतर से। कोई एक बार आज मैं एक चुनाव जीत गया नानू से, इसका मतलब मैं नेता थोड़े ही बन गया। ऐसे थोड़े ही होता है। नेता तो वो होते हैं जो लगातार 5-5, 6-6, 4-4, 3-3, 4-4 चुनाव जीत जाते हैं। वो नेता होते हैं जिनके नाम पे वोट पड़ते हैं। कुलदीप शर्मा के तो जितने वोट से हारे उससे तो जितने वोट आए नहीं, जितने वोट से ज्यादा से वो हारे हुए तो हैं। चले कुलदीप शर्मा वाला गुट कैंसिल कर देते हैं। नहीं, गुट है ही नहीं, गुट नहीं है। तो चौधरी वीरेंद्र उनका भी एक अलग है। कांग्रेस के पुराने नेता है, कोई अलग नहीं है। चौधरी वीरेंद्र देखिए, व्यक्तिगत विचारों का जो है उसका हर पार्टी में एक वो है। आज अनिल विज जी हर रोज अपने विचार रख देते हैं, हर रोज उनसे भी पूछते हैं उनके विचारों के रख बारे देते में। हैं। उसको गुटबाजी का कोई नाम नहीं देता कि तो अनिल विज का गुट है। ये आपसे बात करें इसलिए आपकी पार्टी का जिक्र बिल्कुल करना मैं कह रहा जरूरी हूं, है। लेकिन कुलदीप शर्मा कल ही गोकुल सेतिया हर रोज पार्टी की जिला अध्यक्ष को ना जाने क्या कुछ बोलते रहते हैं, मैं दबूंगा नहीं, आजा देख ले, पता नहीं किस तरीके की भाषा चौधरी बृजेंद्र सिंह के लिए इस्तेमाल की जाती है। वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि भाई मेरे खिलाफ बोलने के लिए कुछ लोगों को लगा रखा है, जिसमें आप भी हैं शायद, और जयप्रकाश जेपी का भी जिक्र कर रहे थे, मैंने इंटरव्यू किया उनका। तो मतलब एक दूसरे के लिए खुलकर आप लोग तो बोल रहे हैं ना, कम से कम बीजेपी वाले जितना भी प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम के बाद हमारे सामने आके तो नहीं बोलते भाई उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ऐसे कर दिया। कुछ कुछ इक्का दुक्का चीजें होती हैं, लेकिन आप लोग तो हर रोज के लीजिए खबर लीजिए। सत्ता में ऐसी चीजें बाहर नहीं आती। और जब खासकर जब देश में एक राजा तानाशाह बैठा हो तो इनको तो डर लगता है ये कैसे बोल दे। दूसरी बात, अब आप कह रहे हैं कि ऐसी बातें नहीं आती। राव इंद्रजीत जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के मंच पे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष मंच पे बैठे हैं, केंद्र के मंत्री बैठे हैं, और राव इंद्रजीत जी मंच पे सरेआम कह रहे हैं, सारी बातें आपने सुनी है। लेकिन मैं चलो उसमें जाता। रही बात, मैंने वीरेंद्र सिंह जी के बारे में ना मैंने कभी बोला, और ना वीरेंद्र सिंह जी को अपने आप अंदर झांकना चाहिए। आजकल उन लोगों को बड़ा हरियाणा में बदलाव लाने की चूल लगी जो अपनी विधानसभा तक नहीं जीत पा रही। अब कुलदीप शर्मा जी को ही देख लीजिए, खुद की विधानसभा कुलदीप शर्मा जीत नहीं पाते और ठेका उठा रखा है पूरे हरियाणा प्रदेश का। सेम हालात है। अब पीछे से कुछ लोग आए थे मेरी विधानसभा में भी, अपनी विधानसभा जीत नहीं पाते और नारनौल में ठेका उठा रखा है, वहां बीजेपी के लोगों के चाय पी रहे हैं जा करके। तो ये चीजें हम सबको देखनी पड़ेंगी, सबको समझनी पड़ेंगी। और कई लोग स्लीपर सेल होते हैं। स्लीपर सेल आप समझती है ना, कई लोग स्लीपर सेल हैं, बीजेपी से आए हुए वो स्लीपर सेल हैं जो कांग्रेस को गुण की तरह खाने का काम कर रहे हैं। और व्यक्तिगत विचारों की सबकी आजादी है, कोई कुछ भी बोल सकता है। लेकिन हर बार मीडिया के सामने आके बोल देना, इन चीजों से बचना तो चाहिए ना। 100% तो बच क्यों नहीं रहे? नए प्रभारी भी आ गए, मीटिंग भी दी, एकजुटता का ज्ञान भी दिया, लेकिन ज्ञान वो जा नहीं रहा है कांग्रेस के नेताओं के माइंड में। नहीं, कांग्रेस के नेताओं के माइंड में जा रहा है। कुछ लोग ऐसे, मैंने बताया ना, स्लीपर सेल जो है उनका काम वो बड़ी सफाई से कर रहे हैं। हर रोज बयान दे करके अपनी छवि चमकाने को लेकर के जात उसका एक ये कि भाई मेरे को फलाने ने हरा दिया, सहानुभूति लेने के लिए। अरे यार, अगर आपको अपनी विधानसभा में कोई दूसरा आके हरा रहा है तो फिर आप काहे के नेता हो यार। आज मैं कहूँ कि भाई अब मेरी विधानसभा से बीजेपी का प्रत्याशी हारा हुआ है और वो कहता फिर मेरे को तो फलाने ने हरा दिया, उसने हरा दिया, तो फिर उन्हीं को लड़ने दे। इसका मतलब तेरे से मजबूत तो वही है। फिर क्यों सीएम बनने का दांव भरते हो, दम भरते हो? खुद की विधानसभा पे आपको कोई दूसरा हरा जाता है आकर के और आप सीएम बनने की का उतावलापन आप में होता है। अरे खुद की विधानसभा तो जीत लो, सीएम बन जाना, पहले विधायक जीत जाओ। जब विधायक जीत करके लाइन में आओगे ना तब बन जाना सीएम। तो लग रहा है कि सीएम बन पाएंगे कभी कैप्टन अभिमन्यु? वो तो विधायक सीएम बनने के लिए विधायक बनना जरूरी है और मुझे नहीं लगता कि उनकी नैया कभी लाइफ में पार लगेगी। नहीं लग पाएगी। क्यों? ऐसा क्या कर दिया जैसे पेड़वाड़ ने कि भाई नारनौल के लोग आपको पसंद कर रहे हैं बहुत ज्यादा, कैप्टन अभिमन्यु को दोबारा फिर से मौका नहीं देंगे? मेरे बीच में किसी बड़े नेता का कोई, जैसे कि एक आम लोगों से मिलने की बात है, मेरे पास ना कोई बड़े नेता का कोई स्टाइल मिलने का। मैं आम लोगों से मिलता हूँ, सीधा मिलता हूँ। गरीब से गरीब, दबे से दबा, कुचले से कुचला व्यक्ति आकर के मुझे अपनी बात निडरता के साथ कहता है। वहाँ तो बड़े से बड़े चौधरी बात कहने में कांपते थे। और जिस व्यक्ति में अहंकार आ जाए ना, प्रतिमा जी, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, तो फिर आज के जमाने में तो छोटी मोटी, तो हार के बाद तो अहंकार कम हो गया होगा कैप्टन अभिमन्यु का? नहीं, अहंकार
उस व्यक्ति का खत्म होता है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करे। और राजनीतिक व्यक्ति, मैं मानता हूं कि हरियाणा में राजनीति पार्ट टाइम नहीं है। जो लोग पार्ट टाइम राजनीति करते थे और अपने बिजनेस में लगे रहते हैं कि भाई हम 1 साल बिजनेस करेंगे, फिर 1 दिन के लिए चले जाएंगे, फिर हम 4 साल के लिए 4.5 साल के लिए हल्के से गायब हो जाएंगे और फिर आखिरी के 2 महीने जाकर के पैसे बांट करके, शराब बांट करके चुनाव जीत जाएंगे, तो इन ऐसे लोगों को हरियाणा की जनता ने बिल्कुल नकार दिया है। अभी तो मतलब आपके हिसाब से कि आपने अभिमन्यु पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है? हाँ बिल्कुल, वो तो पार्ट टाइम से भी कम है। आपकी सड़कें बनवा रहे हैं नायब सैनी, आप उनके पास लेके जा रहे हैं कोई प्रपोजल के भाई काम कर दीजिए सीएम साहब, तो कर रहे हैं? मैं विधानसभा में आवाज उठा रहा हूँ, मेरी विधानसभा की सड़कों की बात, तो सारी चीजें हैं। और मैंने हमेशा एक बात कही है प्रतिमा जी, 2 धर्म हैं। विपक्ष का धर्म आवाज उठाना है, सत्ता पक्ष का धर्म समस्याओं को दूर करना है। और आज जिस सड़क के, एक मैंने पर्टिकुलर सड़क का उदाहरण दिया, सड़कें तो बहुत टूटी हुई हैं, केवल 45 करोड़ रुपए मेरी विधानसभा में दिए हैं सड़कों के लिए, जबकि कम से कम 100 करोड़ रुपए इस बार सड़कों के लिए जाने चाहिए थे। अब कुलदीप शर्मा ने अपने पीसी में ये भी कहा कि भाई मेरे को छेड़ो मत, मेरे पास हर चीज का प्रूफ है। ये नेता जो साइकिल पे घूमते थे, अब बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूम रहे हैं कैसे, सब मालूम है मुझे। तो कौन से नेताओं की वो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं सबका कच्चा चिट्ठा मेरे पास है, मेरे पे तो कोई सवाल मत उठाना, क्योंकि मैं तो एक ईमानदार बाप का ईमानदार बेटा हूँ। लेकिन बाकी नेता जो साइकिल से बड़ी बड़ी गाड़ियों पे पहुंच गए हैं, उनका पूरा हिसाब मेरे पास है। सारे हरियाणा में ईमानदारी बस कुलदीप शर्मा के ही बांटे आई हुई है, बाकी तो सब बेईमान है, पूरे देश के नेता बेईमान है। एक कुलदीप शर्मा ही ऐसा बच गया कि बस वही ईमानदार नेता इस धरती पे, और कोई है ही नहीं ईमानदार। जितना कच्चा चिट्टा आप जानते हो, आपके बारे में, आपके कच्चे चिट्टे भी सारा देश जानता होगा। और फिर डर किस बात का, खोल दीजिए कच्चे चिट्टे जिसके भी आपने खोलने हैं। और मैं तो बड़ी हैरानी और बड़ा दुर्भाग्य मानता हूं कि जिस व्यक्ति को इतना सब कुछ दे दिया, वो व्यक्ति इस स्तर पे जाकर के बातें कर लेता है। ठीक है, हमारी राजनीतिक प्रतिद्वंदता किसी पार्टी के नेता के साथ हो सकती है। मैं इनेलो में रहा, मैंने इनेलो पे वो बातें उठाई जो जब उन्होंने लाइन क्रॉस कर दी कहने के ऊपर, मेरे ऊपर भी ये काटने नहलाता था, ये फलान करता था, ये तो हमारा नौकर था, ये तो चुप हो जाओ, जबान बंद करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। तब मैंने बहुत सारी बातें उनके लिए कहनी पड़ी। अब आदमी अगर इस सत्र की बातें करेगा, मैं अच्छे चिट्ठे खोल दूंगा, फलान कर दूंगा, तो फिर रोका किसने है तुझे भाई? कोई पद्म भूषण लेके नहीं खड़ा आपके लिए कि कोई आपको न्योता देने आएगा, कोई अवार्ड आपके लिए लेके आएंगे कि आप तब बताओगे। बोलना है जो आप कह रहे हैं। 2005 वाली कांग्रेस होनी चाहिए, गुलदस्ते की तरह कांग्रेस होनी चाहिए। वो गुलदस्ता बनेगी कांग्रेस फिर से? 100% आज भी कांग्रेस गुलदस्ता है। असली कांग्रेसी तो हैं, इकट्ठे हैं आज भी। ना वो इस तरीके की बेहूदी बातें करते मीडिया के सामने, ना इस तरीके की बातें करते, ना इस तरीके के बयानबाजी करते। असली कांग्रेसी हैं। ये नए कांग्रेसी कर रहे हैं जी, वो कांग्रेसी नहीं है आप कह रहे हैं, जो मीडिया के सामने आके या अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल के या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वो असली कांग्रेसी नहीं है। मैं नहीं कह सकता ये बात कि भाई आपको इस तरीके की बात करनी चाहिए अपनी पार्टी की। कोई आपको समस्या है, कोई आपको दिक्कत है, आप पार्टी प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखिए ना। मीडिया में आकर के आप उनसे 30 मार खा बन रहे हैं कि अपनी पार्टी और अपनी पार्टी के नेताओं के बारे में इस तरीके की बयानबाजी करके आप क्या वो करना चाहते हैं? राज्यसभा चुनाव में भी सवाल उठा रहे हैं कि भाई 5 तो चलो ठीक है क्रॉस हुई, लेकिन कैंसिल वाले 4 तो अभी भी पार्टी में है। कौन है वो सब, उनके नाम बताने चाहिए। कैंसिल तो धक्के से किए गए हैं, सारे तानाशाही से किए गए हैं, और इसका सबूत इसमें भी पार्टी का स्टैंड क्लियर नहीं है क्या? क्योंकि कुछ पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि धक्के से कर दिए गए, करमवीर बौद्ध भी बोल रहे हैं जो खुद कैंडिडेट थे कि भाई धक्के से कैंसिल किए गए। अब वो कह रहे हैं कि भाई उनके नाम बताओ किसने किए। अब जो व्यक्ति खुद ना जीता हो, जिस व्यक्ति की राजनीतिक पे उसी के हल्के की जनता ने अंकुश लगा दिया हो, उस व्यक्ति के घमंड और उस व्यक्ति की कमियों के कारण वो व्यक्ति चुने हुए प्रतिनिधियों पे सवाल उठाए, मुझे लगता है कि बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है उन लोगों की। जो वहां पे बैठे थे, जो हमारे एजेंट के तौर पे बैठे थे, ऑब्जर्वर्स के तौर पे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी श्री बी के हरिप्रसाद जी वहां बैठे थे। उन दोनों ने 5 वोट को क्रॉस वोट देख लिया, उन्होंने क्रॉस वोट किया। सबको पता चल गया उसी टाइम शाम को कि भाई इन 5 लोगों ने अपना वोट क्रॉस कर दिया है। कैंसल वोट का खेल तो रात के 2 बजे शुरू हुआ है, जब काउंटिंग शुरू हुई है। तो कैंसल वोट का खेल तो 2 बजे शुरू होने के बाद, जब वो वैलिड पे वैलिड 6 बार वैलिड कर दिए गए, 7वीं बार उठा करके कह रहे हैं देखो जी इसमें और चेक करो जी, और चेक करो, अरे ये मिल गया जी, ये टिक देखो जी, ये टिक देखो जी। अरे कागज है,
कागज पे कोई ऐसे, जब मैं वोट डालने गया तो मैंने आगे से पीछे से नॉर्मली देखा कि भाई इस पे कोई शाई नहीं लगी, कोई निशान नहीं लगा हुआ, और अगर कोई माइनर टिक है ऐसे देखने से दिखेगा तो उसका उसका समाधान क्या है। और ये प्रक्रिया जो है ये बहुत जटिल प्रक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए। ये मुझे लगता है कि राज्यसभा का चुनाव बिल्कुल क्लियरली होना चाहिए। एक खेलों का और खिलाड़ियों का बहुत बड़ा मुद्दा जो आप लोग हालांकि उठाने की कोशिश कर रहे हो, सरकार से सवाल पूछ रहे हो कि भाई मेडल तो हरियाणा लाए, गेम्स कराने की बात आए तो आप गुजरात में कराओ। आप पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई आप भी तो करा सकते थे, कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में आपकी सरकार थी हरियाणा में, केंद्र में, आपने क्यों नहीं कराया? देखिए, मुझे लगता है मेरे विचार इस पे अलग हैं। आज कॉमनवेल्थ गेम्स की बात आई, कॉमनवेल्थ गेम्स गुजरात में चले गए 2030 के लिए, 2036 में ओलंपिक प्रस्तावित हैं, उनको भी कह रहे हैं कि हम अहमदाबाद में गुजरात में करवाएंगे। अब गुजरात के मेडल की लिस्ट निकाल लीजिए, पूरे खेल कैरियर में जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ 80 साल की आजादी में गुजरात ने 5 मेडल नहीं जीते, और हरियाणा के बच्चों ने, हजारों खिलाड़ियों ने हजारों मेडल जीते हैं। तो गुजरात का खेल बजट जब आता है, केंद्र सरकार खेल बजट देती है तो 600 करोड़ रुपए, हरियाणा का बजट देती है 80 करोड़ रुपए। तो इस देश में केवल एक गुजरात ही बसा हुआ है क्या, और कोई स्टेट नहीं है? हम चाहते हैं कि आपने गुजरात का निर्णय ले तो लिया। वही पूछ रहे हैं कि आप अपनी सरकार में कर लेते ना, आपने अपनी सरकार में क्यों नहीं करवाया? देखिए, दिल्ली में हरियाणा में करवा लेते। बिल्कुल ठीक है, अब आ जाइए आप। तो ये गलती है आप मैं इसका लोगों की? जवाब देता हूँ। नहीं, गलती क्या है क्या नहीं है उसका आकलन हम दोनों की बातों से सुनने वाले कर लेंगे, आपके चैनल के जो दर्शक हैं। अब आप एक छोटी सी बात बताइए मुझे, दिल्ली है, दिल्ली हमारे हरियाणा की 3 तरफ से बसी हुई है। जाहिर सी बात है 4 साल बाद जब कॉमनवेल्थ होंगे तो उस स्टेट का विकास बहुत जबरदस्त होगा, अगर इन भ्रष्टाचारियों से मुक्ति मिली इस देश को, इस प्रदेश को। तो दिल्ली हरियाणा के 3 तरफ से बसा हुआ है। एक तरफ से हरियाणा की आर्थिक राजधानी हम कह सकते हैं कि दिल्ली है, क्योंकि आधे से ज्यादा हरियाणा सुबह सुबह काम के लिए दिल्ली की तरफ निकलता है। तो दिल्ली आर्थिक राजधानी है। दिल्ली में जब विकास हुआ तभी तो हम मेट्रो लेके आ पाए हरियाणा में, गुड़गांव तक मेट्रो आई, हमारे बहादुरगढ़ तक मेट्रो आई, क्योंकि दिल्ली में विकास हुआ ना। दिल्ली के विकास का हिस्सा हरियाणा को मिला, गुजरात के हिस्से का क्या मिलेगा हमें? हम तो ये सवाल करना चाहते हैं। और मतलब इसीलिए अगर आगे वाले गेम्स भी गुजरात छोड़ के दिल्ली में ही करा लो, चाहे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब पंजाब करवा लीजिए आप, पंजाब में अगर खेल होंगे, खिलाड़ियों का देश स्टेट है पंजाब, पंजाब में अगर कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे तो हरियाणा के हिस्से कम से कम वो स्टेट जो पंजाब बॉर्डर स्टेट्स हैं हमारे, जो पंजाब के बॉर्डर से जो हमारे स्टेट टच, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स टच हो रहे हैं, वो उन डिस्ट्रिक्ट्स को हमारे को जबरदस्त फायदा होगा। आप राजस्थान करवाइए तो राजस्थान बॉर्डर पे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको बहुत बड़ा इसका फायदा मिलेगा। तो दिल्ली का फायदा हमें हुआ कि हमारी बहादुरगढ़ तक मेट्रो आई, हमारी गुड़गांव तक मेट्रो गई, और बहुत सारे देखिए जो काफी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे आप बहादुरगढ़ लगा लीजिए, उसमें भी तो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस ने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया ऐसा कि भाई हम यहाँ पे गेम्स करा पाए। तो तुम अच्छा ठीक तो है, इसी वजह चलो से उन्हें गेम्स हम हरियाणा में बिल्कुल नहीं ठीक करवा पा है। रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना सरकार का काम है, और 4 साल में दिल्ली को खड़ा किया था कांग्रेस ने, शीला दीक्षित जी ने। आप मेरे से पहले हो सकता है दिल्ली जाके आए होंगे, आपका दिल्ली काम रहता है। कॉमनवेल्थ की घोषणा से पहले दिल्ली में विकास बहुत कम था। जब दिल्ली में कॉमनवेल्थ की घोषणा हुई ना प्रतिमा जी, उसके बाद कांग्रेस की सरकार ने, शीला दीक्षित जी ने इतना काम कर दिया 4 साल में। वो जो स्ट्रक्चर बना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां विकसित हुआ, जो विकास वहां हुआ, वो कॉमनवेल्थ के नाम पे हुआ। और उस पर आपने देखा हुआ अनेकों पुल बने और बहुत सारे फ्लाईओवर बन के दिल्ली का नक्शा बदल गया। अब गुजरात में भी ऐसा होगा। आज आप चले जाओ कैवरेज करने, 2026 तक चले जाओ, 2030 में जाओगे ना आपको अलग अहमदाबाद दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जितना पैसा, जो बजट जो हमारा कॉमनवेल्थ हो रहा है, और वहां से हजारों दूसरे देशों के खिलाड़ी आएंगे, कोचिज आएंगे, लोग आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि अच्छा स्ट्रक्चर हमें देना पड़ेगा। अब आप हरियाणा की बात कर लीजिए। पहली बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार ने गांव स्तर पे राजीव गांधी स्टेडियम खोलने का काम किया, और अनेकों सैकड़ों स्टेडियम सरकार ने खोले। हैरानी बताता हूं आपको, आज उन स्टेडियम में कोई घुस नहीं सकता, ये संभाल तक नहीं कर पाए। मतलब हंगामेदार ये पूरा सत्र रहने वाला है। ये तमाम मुद्दे उठाएंगे, इसके अलावा और क्या कुछ मुद्दे हैं? हम तो प्रतिमा जी जवाबदेही चाहते हैं, जिम्मेदारी चाहते हैं। अगर हरियाणा की सरकार जवाबदेही से भागेगी तो 100% हम भागने नहीं देंगे, उनको पकड़ लेंगे, और अगर वो झूठ बोलेंगे तो
उनको बोलने नहीं दिया जाएगा। और अगर इस बात पे हंगामा होगा तो वो हमारा अधिकार है, हम करेंगे और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। हाँ, सरकार के लिए जवाब तैयार है, बट आप कांग्रेस वालों से पूछ लो, भागेंगे तो नहीं जब हम जवाब देंगे। हम अगर सरकार, अब एक बात बताइए ना, मैं आपसे पूछूंगा कि आप खाना खाएंगे, हम आपसे जवाब पूछेंगे कि आप खाना खाएंगे, और आप बार बार चाय का जिक्र करेंगे, पानी का जिक्र करेंगे और खाने पे नहीं आएंगे, मुद्दे पे नहीं आएंगे, तो फिर हम क्या करेंगे? हम कोई वहां आपके लच्छेदार झूठ सुनने के लिए थोड़ी बैठे हैं। हमें शर्म आती है किस महान सदन में किस तरीके से खड़े होकर के 2-2 घंटे घुमाएंगे बीजेपी वाले, तो फिर आप नहीं क्यों सुनेंगे? हम इनकी झूठ सुनने के लिए थोड़े आए हैं यहाँ चुन करके। लोगों ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ हमें भेजा है, इनकी झूठ सुनने के लिए थोड़ी भेजा है। बताइए कौन सुनेगा? क्लैरिटी चाहिए, मुद्दे के ऊपर सीरियस। चाहिए। हमें ड्रामेबाजी और हंसी मजाक नहीं चाहिए, हमें सीरियसनेस चाहिए। चलिए देखते हैं, सदन शुरू होगा तो क्या जवाब आप लोगों को वाकई में पक्ष की तरफ से मिलेंगे या फिर हंगामा ही हंगामा बरपेगा, इंतजार रहेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया अपनी इस तमाम बातचीत के लिए और तमाम जवाबों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आपने सुना जसीपेट पाठ साहब को बता रहे हैं कि भाई हम तो सवाल पूछेंगे, सत्ता पक्ष से खुलकर पूछेंगे और हर सवाल का हमें जवाब चाहिए, गोलमोल बातें नहीं चाहिए। अगर सत्ता पक्ष की तरफ से सिर्फ घुमाने का प्रयास होगा, सिर्फ झूठी बातें होंगी या फिर पॉइंट पे बात नहीं की जाएगी, तो फिर तो हंगामा होना लाजमी ही है। लेकिन ये हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र इस बार जबरदस्त हंगामा देखने को ही मिलेगा, क्योंकि आप देखिए तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी सवाल पूछने के लिए आतुर है और सरकार की तरफ से हालांकि लगातार ये कहा जा रहा है कि हमारे पास भी जवाब तैयार हैं, किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। बहरहाल कल से सत्र शुरू होने वाला है और हरियाणा न्यूज पर आपको सबसे बड़ी कवरेज हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र की देखने को मिलेगी, तो बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।